हवाई के एक आलीशान घर पे एक जानवरों का डॉक्टर पहुंचता है, जहां उस पर एक चिंपैंजी अटैक करके उसका चेहरा फाड़ कर उसे मार देता है। इसके 36 घंटे पहले लूसी अपने दोस्तों के साथ हवाई में बने अपने पिता के आलीशान घर में छुट्टियां मनाने आती है। ये घर एक क्लिफ के अंदर ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया था। लूसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड केट थी। केट ने एक एक्स्ट्रा गेस्ट हैना को भी इनवाइट कर लिया था। फ्लाइट में उनकी मुलाकात 2 कॉलेज के लड़के ड्रू और ब्रैड से होती है, जो उनके साथ आते हैं। ये लोग केट के भाई निक से मिलते हैं और लूसी के घर जाते हैं, जहां लूसी की सिस्टर एरिन कंप्लेन करती है कि लूसी बहुत टाइम घर से दूर थी। लूसी के फादर एडम एक फेमस नॉवेलिस्ट है, उन्हें सुनाई नहीं देता है और साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। पता चलता है कि यहाँ एक चिंपैंजी है बेन, जो इस फैमिली का अडॉप्टेड पेट है। वो काफी इंटेलिजेंट है। लूसी जब उसे एक टेडी बियर गिफ्ट करती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। आधी रात को हैना को नींद नहीं आ रही थी। वो पूल के पास जाकर रात का नजारा देखने लगती है। तभी बेन चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हुआ, जिससे हैना बुरी तरह से डर गई। फिर बेन पूल के पानी को घूरने लगा और उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। हैना ने भी उससे हाथ मिलाया, लेकिन हाथ मिलाते ही बेन ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। हैना दर्द से चिल्ला उठी। तभी एडम वहाँ टाइम पर पहुँच गया और उसने बेन को शांत किया। एडम ने हैना से कहा कि शायद बेन अजनबियों के सामने असहज हो जाता है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। फिर वो बेन को वापस पिंजरे में ले गया। तभी उसने देखा कि पिंजरे के अंदर एक बिल्ली के बच्चे की लाश पड़ी थी। इतना ही नहीं, बेन के हाथ पर काटने का भी घाव था। साफ था कि ये घाव बिल्ली से लड़ाई के दौरान लगा होगा। अगली सुबह एडम शहर में अपनी नई किताब के लॉन्च के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले उसने दोनों बेटियों से कहा कि पिछली रात बेन को बिल्ली ने काट लिया है, इसीलिए उसे फिलहाल पिंजरे के बाहर ना निकाले। पहले डॉक्टर आके उसे चेकअप कर ले, फिर देखा जाएगा। साथ ही वो बिल्ली की लाश को जांच के लिए ले जाएगा, ताकि पता चल सके कि उसमें कोई वायरस तो नहीं था। सब इंतजाम करके एडम निश्चिंत होकर चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जाते ही वहाँ मौजूद सभी लोग खतरे के किनारे पर खड़े होंगे। शाम के वक्त डॉक्टर तय समय पर आ गया। वो पिंजरे के अंदर गया और वहाँ उसने बेन को एक टेडी बेयर पकड़े बैठे देखा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने एंटीबायोटिक तैयार की और पीछे मुड़ा तो बेन गायब था। डॉक्टर ने जमीन पर पड़ा टेडी बेयर उठाया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी बेन ने उसे अंधेरे में घसीट लिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। देर रात को केट पानी लेने के लिए नीचे उतरी, लेकिन तभी उसने देखा कि टेडी बेयर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, जबकि उसे साफ याद था कि टेडी बेयर हमेशा बेन के पास ही रहता था और बेन को इस समय पिंजरे में बंद होना चाहिए था। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक बेन उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे का भाव कुछ अजीब था। वो धीरे धीरे केट की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कि उस पर हमला करने वाला हो। केट को खतरे का एहसास हुआ तो वो तुरंत पीछे हटकर दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने लूसी को नीचे बुलाया कि आकर देखो आखिर मामला क्या है। लूसी ने देखा कि टेडी बेयर पर खून के धब्बे लगे हैं। तभी पूल की तरफ से हैना की चीख सुनाई दी। सब भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि बेन हैना और निक के सामने खड़ा है। जो बेन पहले शांत और आज्ञाकारी था, वो अब बेहद उग्र और हिंसक हो चुका था। फिर निक सावधानी से बेन के पीछे घूमकर स्टोर बॉक्स से रस्सी निकालकर उसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से उसने एक इलेक्ट्रिक खिलौना चालू कर दिया। उस खिलौने की तेज संगीत की आवाज ने बेन को और ज्यादा उग्र बना दिया। तब लूसी ने अपने सालों पुराने रिश्ते का सहारा लेते हुए इशारों की भाषा में उसे शांत करने की कोशिश की। उसी मौके का फायदा उठाकर उसने रस्सी बेन के गले में डाल दी, लेकिन जैसे ही बेन को बंधन का एहसास हुआ, वो अचानक भड़क उठा और पागलों की तरह रस्सी खींचने लगा। हैना ने सजेस्ट किया कि इस समस्या को बंदूक से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन लूसी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उसके दिल में बेन अब भी परिवार का एक हिस्सा है। इसी बहस के बीच किसी ने एनिमल डॉक्टर को फोन मिलाया, लेकिन फोन की घंटी उसी डायरेक्शन से सुनाई दे रही थी जहां बेन था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि मदद के लिए आया डॉक्टर शायद पहले ही किसी अनहोनी का शिकार हो गया है, और इसी पल से असली ट्रेजेडी शुरू हो गई। घबराहट में एरिन आगे बढ़ी। शायद वो बेन को शांत करना चाहती थी, लेकिन वो पास भी नहीं पहुंच पाई थी कि बेन ने रस्सी तोड़ दी और उस पर झपट पड़ा। उसने एरिन के जांघ पर जोर से काट लिया। खून फवारे की तरह बहने लगा और हालत पूरी तरह काबू से बाहर हो गए। सभी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और किसी तरह एरिन को उससे छुड़ाया। तभी निक जोर से चिल्लाया, सब लोग पूल में कूद जाओ, क्योंकि उसे पता था कि बेन तैर नहीं सकता। एक एक करके सभी लोग ठंडे पानी से भरे स्विमिंग पूल में कूद गए
और बेन सच में पूल के किनारे ही रुक गया। उसने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन थोड़ी देर की सुरक्षा का मतलब ये नहीं था कि वो लोग बच गए थे। एरिन के पैर से अब भी लगातार खून बह रहा था। लाल खून धीरे धीरे पूल के पानी में फैलने लगा। ये स्विमिंग पूल पहाड़ की ढलान पर समुद्र किनारे बनी उस चट्टान के बीचों बीच था। ना आगे कोई बस्ती, ना पीछे कोई मदद। बाहर निकलने का एक लौता रास्ता भी एक पागल चिंपैंजी ने पूरी तरह रोक रखा था। चाहे वो गला फाड़कर चिल्ला भी दे, उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस पूरे निराशा के बीच निक ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने देखा कि बेन के पीछे सीधा गहरा खाई वाला क्लिफ है। अगर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दे तो शायद सबकी जान बच सकती है। उसने गहरी सांस ली और अचानक पानी से बाहर निकलकर पूरी ताकत से बेन को पीछे की तरफ धक्का दिया। लेकिन उसने चिंपैंजी की ताकत और फुर्ती को कम समझा था। बेन ने पलटकर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। निक का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे चट्टान से नीचे गिर गया। उसकी दर्दनाक चीख घाटी में गूंज उठी। लेकिन बेन अपनी हैरान कर देने वाली चढ़ाई की क्षमता से धीरे धीरे नीचे से ऊपर चढ़ गया। अपनी साथी की आंखों के सामने हुई मौत देखकर सब लोग पूरी तरह टूट गए। लेकिन लूसी ने हार नहीं मानी। जब बेन का ध्यान भटका तो वो चुपचाप पानी से बाहर निकली। सबसे पहले उसने एक इन्फ्लेटेबल इलेक्ट्रिक ट्यूब को पूल में अपने घायल साथियों की तरफ धकेल दिया। फिर वो अपनी जान जोखिम में डालकर थोड़ी दूर पड़े अपनी मोबाइल फोन की तरफ बढ़ी। वही उनका बाहरी दुनिया से संपर्क करने का आखिरी साधन था। लेकिन फोन की स्क्रीन पहले से ही टूटी हुई थी। वो मुश्किल से रीसेंट कॉल पर दोबारा डायल कर पाई और फोन लग गया। दूसरी तरफ वही ऑनलाइन दोस्त था जिसे लूसी पहले इंटरनेट पर मिली थी। हैना ने झट से फोन छीना और पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी। लेकिन तभी बेन अचानक पोल के ऊपर से गुजरती बिजली के तार से उल्टा लटकते हुए नीचे आया और उसने हाथ बढ़ाकर हैना के सिर के खाल का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। बेहद दर्द के साथ हैना पानी में गिर पड़ी। फोन भी उसके साथ फिसलकर पूल में गिर गया और पानी में डूबकर पूरी तरह खराब हो गया। मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसी समय बुक लॉन्च में मौजूद एडम को आखिरकार वो अहम खबर मिल गई। जिस जंगली बिल्ली ने बेन को काटा था उसका रेबीज टेस्ट पॉजिटिव आया। ये सुनते ही एडम को टेंशन हो गया। उसने प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि रेबीज का हमला कितना भयानक होता है। इधर विला में लेसी और केट ने लंबे इंतजार के बाद देखा कि बेन फिलहाल पूल के किनारे से हट गया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और चुपके से बाहर निकलकर विला के अंदर वापस घुस गई ताकि कोई काम का फोन ढूंढ सके। किस्मत से उन्हें लिविंग रूम के कोने में चार्ज पर लगा एक फोन मिल गया। लेकिन जैसे ही लूसी फोन उठाने लगी उसका पैर गलती से टीवी के रिमोट पर पड़ गया। अचानक स्क्रीन जल उठी और तेज आवाज गूंजने लगी। इस आवाज ने सीधे बेन को सतर्क कर दिया। दोनों तुरंत पास के स्टोर रूम में छिप गई। तभी बेन लिविंग रूम में आया। वो पूरे हॉल में पागलों की तरह तोड़फोड़ करने लगा। छोटे से स्टोर रूम में दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई बाहर की आवाजें सुन रही थी। उनका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। तब बेन धीरे धीरे स्टोर रूम के दरवाजे तक आया और अंदर झांकने लगा। शायद अंदर बहुत अंधेरा था, इसीलिए उसे ये लोग दिखाई नहीं दिए और वो वहाँ से चला गया। वो वापस टीवी के पास गया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। डरी हुई लड़कियां घबरा गई और अनजाने में अलमारी के अंदर रखी एक डिब्बी गिरा बैठी। बेन दहाड़ता हुआ वापस दरवाजे पर आया और जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगा। दोनों स्टोर रूम के सबसे पीछे डुबक गई। सिर्फ एक पतली प्लास्टिक शीट ही उन्हें बेन से अलग कर रही थी। शायद उसकी नजर कमजोर पड़ गई थी या फिर रेबीज ने उसकी समझ को प्रभावित कर दिया था। कुछ देर उथल पुथल मचाने के बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन मुसीबत ज्यादा देर दूर नहीं रहती। जैसे ही लेसी दोबारा से फोन को लेने की कोशिश करने लगी, बेन पहले से घात लगाए बैठा था, क्योंकि लगता है कि जानवर की बुद्धि सच में बहुत तेज थी। वो अचानक उछलकर लूसी पर टूट पड़ा और पागलों की तरह उस पर मुक्के बरसाने लगा। तब केट ने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से बेन पर अटैक किया और तब जाकर लूसी बच पाई। दोनों किसी तरह गिरती पड़ती बाहर भागी और कांच का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पल तक तनाव भरा सन्नाटा रहा। फिर बेन अचानक शांत हो गया। वो सिर को टेढ़ा करके कांच के पार खड़ी दोनों को घूरने लगा, जैसे कि उनके डर का मजा ले रहा हो। कुछ ही सेकंड्स बाद वो पीछे हटा, दौड़ लगाई और जोर से कांच के दरवाजे पर टकराया। दरवाजा चकनाचूर हो गया। भागते समय केट का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से बुरी तरह नीचे गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रह गई। वो उठ भी नहीं पा रही थी। तब बेन धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। लूसी के बेबस निगाहों के सामने उसने एक पत्थर उठाया और बार बार वार करके केट की बेरहमी से जान ले ली।
अब अगला निशाना लूसी ही थी। बेन तेजी से उसके पीछे दौड़ा और उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त हैना पूल से बाहर दौड़ती हुई आई। उसने रस्सी से बेन की गर्दन कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत से पीछे खींचने लगी ताकि उसे घसीटकर पूल में डुबो सके। लेकिन रेबीज से पागल हो चुके जानवर की ताकत हैरान कर देने वाली थी। इन दो लोगों की ताकत भी उसके सामने कम पड़ गई। यहाँ तक कि बेन ने पूरी रस्सी ही अपने हाथ में खींच ली। जब सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी विला के बाहर कार की इंजन की आवाज सुनाई दी। लूसी के बुलाने पर आए दो लड़के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बिखरा हुआ लिविंग रूम देखा और समझे कि यहाँ कोई पार्टी चल रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर क्या हो चुका है। उनमें से एक लड़का लूसी के बेडरूम में गया। बेन को देखकर वो हंसते हुए उसे चिढ़ाने भी लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी पालतू जानवर से नहीं बल्कि उस दरिंदे से सामना कर रहा है जो पहले ही 3 लोगों की जान ले चुका था। दूसरा लड़का बालकनी में गया। उसने पूल में मौजूद लड़कियों को देखा और एक्साइटेड होकर हाथ हिलाकर उन्हें बुलाने लगा। लेकिन अगले ही पल बेन उसके सामने आ गया और वो डर के मारे जमीन पर गिर गया। खूनी इरादों से भरा बेन को सामने देखकर वो लड़का घबराकर पीछे हटने लगा। अब हैना ऊपर क्या हो रहा है ये नहीं जानती थी। उसने हिम्मत जुटाई और बालकनी की तरफ दौड़ पड़ी। वो ठीक उसी समय पहुंची जब बेन हमला कर रहा था। मौका देखकर वो कमरे में घुसी, जमीन से मोबाइल उठाया, कार की चाबी ली और घर से बाहर भागी। उसे लगा कि वो बच गई है, लेकिन जैसे ही उसने चाबी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि ये गलत चाबी है और ये चाबी बगल में खड़ी दूसरी कार की है। वो कार बदलने ही वाली थी कि उसने देखा बेन पास ही बैठे उसे घूर रहा है। डरी हुई हैना फिर से कार के अंदर छिप गई और पुलिस को फोन मिलाया। अचानक खिड़की के पास खड़े बेन नजरों से ओझल हो गया। घबराकर हैना ने रियर व्यू मिरर में देखा। कार का पिछला डिक्की का दरवाजा खुल चुका था। ये पहले के किसी भी हमले से ज्यादा डरावना था। वो धीरे से कार का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेन पहले ही उसके पास पहुंच चुका था। इधर विला के अंदर अब सिर्फ लूसी और उसकी घायल बहन एरिन बची थी। बेन कहाँ गया उन्हें पता भी नहीं था। तब लूसी हिम्मत जुटाकर ऊपर गई। सीढ़ियों पर उसने अपनी सहेली की लाश देखी, लेकिन शोक मनाने का वक्त नहीं था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी बहन जिंदा नहीं बचेगी। इसीलिए लूसी बालकनी की ओर गई। बेन अचानक उसके सामने आ गया। उसी मोमेंट बाहर से कार की हॉर्न की आवाज गूंजी। बेन मानो समझ गया कि कौन वापस आया है। वो लूसी को छोड़कर फिर से अंधेरे में गायब हो गया। वो जानता था कि एडम सुन नहीं सकता, इसीलिए उस पर अचानक हमला करना उसके लिए बिल्कुल आसान था। लेकिन लूसी भी समझ गई थी कि इस वक्त उसके पिता की हालत उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, सामने बेन खड़ा था। बेन ने उसे पीछे धकेलते हुए लिविंग रूम में घेर लिया। लूसी मजबूर होकर सोफे के नीचे छिप गई। वो जितनी भी आवाज करती, एडम उसे सुन नहीं सकता था। कुछ देर के लिए रेबीज का असर थोड़ा कमजोर पड़ा और बेन जैसे थोड़ा शांत हुआ, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक उसका उग्र रूप फिर से लौट आया। उसने लूसी की उंगलियां लगभग तोड़ ही दी थी। दर्द से तड़प कर लूसी के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसने सीधा अपना हाथ बेन के जख्म में घुसा दिया। बेन भी दर्द से चिल्ला उठा। मौका मिलते ही लूसी फिर से सोफे के नीचे घुस गई, लेकिन बेन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसी नाजुक पल में एरिन वहाँ पहुँच गई। उसने बेन को जोर जोर से गालियां दी और उसे उकसाया। बेन भड़क उठा और सीधे एरिन पर झपटा। उसके तेज नाखूनों ने एरिन के शरीर पर गहरे घाव कर दिए। ये देखकर लूसी ने तुरंत बेन को खींचकर अलग किया और फिर से उससे भिड़ गई, लेकिन ताकत में वो बेन के सामने टिक नहीं पाई। कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन पर दबा दी गई। बेन ने अपनी उंगलियां लेसी के मुंह में डाल दी। अगर कोई मदद ना करता तो शायद उसका जबड़ा टूट जाता। और तभी एक सीटी की आवाज गूंजी। एडम समय पर वहां पहुंच गया और अपनी बेटी की जान बचा ली, लेकिन अब बेन सीटी की आवाज से काबू में आने वाला नहीं था। अगले ही पल उसने एडम के जांघ पर काट लिया, फिर उसे जमीन पर गिराकर दबा दिया। लूसी ने देखा कि उसके पिता की जान खतरे में है। उसने पास पड़ी लोहे की फौदा उठाई और पूरी ताकत से बेन पर वार किया, लेकिन बेन का सर पत्थर जैसा मजबूत था और फौदा ही टूट गया। बेन ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर लूसी को दूर फेंक दिया। अपनी बेटी को चोट खाते देखकर एडम ने आखिरी ताकत जुटाई और फिर से बेन को पकड़ लिया, लेकिन वो फिर से उसे नीचे दबा गया। उस राक्षसी चेहरे को देखकर लूसी को एहसास हुआ कि काश उसने पहले ही हैना की बात मानकर गोली चला दी होती तो शायद ये सब नहीं होता। इसी बीच एडम के हाथ के पास शराब की एक बोतल पड़ी थी। उसने बोतल उठाकर पूरी ताकत से बेन के सर के ऊपर मार दी, फिर टूटी हुई कांच की नोक सीधे उसके दिल में घोंप दी। कुछ ही पलों में बेन की सारी ताकत खत्म हो गई। बेन एक तरफ लुढ़क गया। सबको लगा कि ये डरावना सपना अब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक बेन ने जैसी आखिरी ताकत बटोरी,
फिर से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से लूसी और उसके परिवार को घूरने लगा। अच्छी बात ये थी कि लूसी ने समय रहते ही देख लिया। उसने तुरंत अपने पिता और बहन को धक्का देकर पीछे किया और खुद बेन के सामने बैल्कनी के नीचे गिर पड़ी। बेन सीधे नीचे लगे नुकीले लकड़ी के खम्भों पर जा गिरा। इस बार वो सच्ची में हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और लूसी को उसके पिता ने समय रहते ही पकड़ लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। पूरी रात चला था ये शिकार और भाग दौड़, और खून और निराशा से भरा हुआ ये आतंक आखिरकार खत्म हुआ। पुलिस के पहुंचने के बाद एडम और एरिन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। लेकिन जो दोस्त कुछ टाइम पहले एक साथ हंस रहे थे, वो हमेशा के लिए उस चट्टान वाले विला में ही रह गए। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।